सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुर्तज़ा वहाब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब को सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गटर बागीचा केस की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करवा के पार्क बहाल करने का हुक्म दिया है। कोर्ट के सामने बयान करा था बड़े एहतराम के साथ और एहतराम के साथ चीज़ों को पॉइंट आउट करता हूं। आपको ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था क्योंकि किसी का भी खिलाफ फैसला करने से पहले उनको सुन लेना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज फैसला दिया गया कि मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटा दिया जाए। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने अपने रवैये पर माजरत की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में उनकी माजरत कबूल कर ली गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत में क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। गटर बागीचा केस की समाअत में जस्टिस काजी अमीन ने मुर्तज़ा वहाब से मुकालमा किया। रियासत की जमीनें आपकी जाती मिल्कियत नहीं, सारी जमीनें वापस करना होंगी, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि ओपन कोर्ट पे हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस पास कर दी जाती हैं, क्या हम चले जाएं, हुकूमत छोड़ जाएं। मुर्तज़ा वहाब के जवाब पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बरहम हो गए। कहा, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा, यहाँ सियासत न करें। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। क्या कराची आपकी जाती मिल्कियत है? आप कराची के लिए अहल नहीं। जाएं, पार्क इब्ने कासिम को हिल पार्क को अपने नाम करवा लें, फेयर पार्क को भी ले लें। कितने पार्क हैं कराची में, सब खत्म कर दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर को शहरियों की खिदमत के लिए रखा जाता है ताकि गैर जानिबदारी से काम करे। बादियों नजर में एडमिनिस्ट्रेटर अपने फराइज सर अंजाम देने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस से मुर्तज़ा वहाब को फौरी तौर पर अदालत से निकल जाने का कहते हुए वज़ीर आला सिंध को गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म दिया। सिंध असेंबली में मुत्तहिदा अपोजिशन का बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज और रैली। MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी इस एहतजाज में शामिल थे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि आज मुर्तज़ा वहाब गटर बागीचा केस बुर्द हो चुके हैं। आसिफ जरदारी हारे हुए जवारी की तरह बढ़ के मार रहे हैं। लाड़काना और नवाबशाह में टेंट लगाने का मशवरा दे दिया। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर नया बल्दियाती कानून खत्म करने और कलअदम करार देने का मुतालबा किया। रहनुमा MQM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील ने कहा कि 5 साल से आइन की खिलाफ वर्जी जारी है। पीपल्स पार्टी ने जाली अक्सरियत साबित करके कानून मंजूर करवाया। दरअसल ये आइन की बहाली की जद्दोजहद है, चूंकि सिंध हुकूमत ने यहाँ सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया है। ये सिंध अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर जो चाहते हैं, और ये वैसे बबांगे दोहल भी वज़ीर आला कहते हैं कि आप अक़लियत हो, हम जो चाहे करें। कि मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी जिन्होंने इस शहर को गटरिस्तान बनाया, जिन्होंने गटरों के सुपुर्द किया, आज मुर्तज़ा वहाब साहब गटर बगीचा बुर्द हो चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब गटर बुर्द हो चुके हैं चूंकि शहर को गटर बुर्द किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने नस्र टावर केस में DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। DG महकमा एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि DG SPCA के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। 1 हफ्ते में इंक्वायरी करके रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए। कमिश्नर कराची को 15 दिन में नस्र टावर मुकम्मल तौर पर गिराने का हुक्म देते हुए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। अदालत ने नस्र टावर प्लॉट को मुआवजे से मशरूत करते हुए फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने नस्र टावर को केस प्रॉपर्टी से मुंसलिक कर दिया। अदालत ने कहा कि कमिश्नर कराची की रिपोर्ट काफ़ी सबूत है कि SPCA मदाखलत कर रहा है। कमिश्नर ने रिपोर्ट में लिखा कि SPCA कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत भी मांग रही है। इससे पहले अदालत ने कमिश्नर कराची से मुकालमा किया कि क्या बताना चाहते हैं, एक रिपोर्टर आपकी हुकूमत से बड़ा है, आपने इन सब के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया, यही वजह है कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस मुल्क में काम कर रहे हैं। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर और जस्टिस बाबर सत्तार ने मुस्तकिल जजेस का हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। सदर ममलिकत ने दोनों जजेस की मुस्तकिल तैनाती का नोटिफिकेशन 24 दिसंबर को जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस खलीलुर रहमान नमदे और वकला की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। कराची में वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरसा। पहाड़ों पर बर्फबारी से कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हैं। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद, पालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सूबा सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में कल से गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होगी। औरंगी टाउन, नॉर्थ नासिबाबाद, पेट्रोल पी एरिया, सदर, खारादर, मलिर, शाहराह फैसल, एम जिना रोड, बंस रोड में हल्की बारिश हुई। कराची से हैदराबाद M9 पर भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। उधर चलास, रोहड़ी, छतरपेट, पेशावर, मालम जब्बा और मुनीर में भी बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ। बर्फ पड़ने से हर मंजर हसीन हो गया। मकामी अफराद लुत्फानंदोज होने लगे। चिलास में बालाई इलाकों का मैदानी इलाकों से राब्ता मुनक़ता होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। अंदरूनी सिंध के बाज़ इलाकों तलहार, छड्डूर, मुहलिका मकामात पर भी बारिश से गंदम के काश्तकार खुश हैं। महकमा मौसमियात ने कल भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एबटाबाद में गुज़श्ता रात से जारी बर्फबारी के बाद नथिया गली और गलियात की मज़ाफ़ाती राब्ता सड़कें बंद हैं। मकामी आबादियों के रिहायशियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम हैवी मशीनरी की मदद से रास्ते क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हारून तनूनी से। हारून, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से गलियात की जो राब्ता सड़कें हैं मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं और बिजली भी जो है वहाँ पर नहीं है। इस हवाले से गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी काम से जिस वक्त हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मशीनरी हमारी लगी हुई है जो रोडों को क्लियर कर रही है, मगर मसलसल बर्फबारी के बाद जो है उनको ये मुश्किल पेश आ रही है। जी बहुत शुक्रिया हारून आपका। परदीप में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। 1 फीट बर्फ की तह जम गई। हर जानिब सफ़ेदी ही सफ़ेदी दिखाई देने लगी है। सयाह मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुँच गए। एक दूसरे पर खूब बर्फ के गोले बरसा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शीनी हजरत से। मैं दीर के सियाहती इलाके बाइकोट में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पे आज सुबह से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक यहाँ पे तकरीबन 1 फुट के करीब जो है वो बर्फबारी पड़ चुकी है। जबकि अगर दूसरी इलाकों की बात की जाए, लवारी टाप और शाही बिन शाही की, तो अब तक वहाँ पर तकरीबन 1 फुट के करीब जो है वो बर्फबारी पड़ चुकी है। अगर बात की जाए सियाहती इलाके कुमराट की, तो कुमराट में अभी तक तकरीबन 2 फुट के करीब जो है वो बर्फबारी पड़ चुकी है। अगर दूसरी तरफ हम सियाहत के हवाले से बात करें तो सियाहों की काफ़ी तादाद जो है वो बर्फबारी इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं और अब के गोले एक दूसरे के ऊपर फेंक कर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मौके मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। जी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। आसिफ अली जरदारी तबीयत नासाजी के बाद शरीक नहीं होंगे। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसागाह पार्टी परचमों से सजा दी गई है। इस वक्त वहाँ पर तैयारियों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैन आशिक पठान से। जी ज़ैन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी खुदा बख्श के मज़ार के अहाते में, जहाँ गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी की जानिब से सुबह 8 बजे के करीब तलावत कुरान पाक से बरसी का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे अकब में देख सकते हैं कि मुल्क भर से जालों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ार में सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 32 के करीब SSP तैनात हैं, 60 के करीब DSP और 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो फराइज सरंजाम दे रहे हैं। जबकि लंगर का बंदोबस्त भी किया गया है, मेडिकल कैंप्स लगाई गई हैं और मज़ार को जो है वो CCTV कैमरा के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊँ कि मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जो है गुज़श्ता रात से ही था, जो कि मज़ार में ठंड भी है, उसके बावजूद जो है जियाले मज़ार में जो है वो अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो है खिराज तहसीन पेश करने के लिए जो है मज़ार में हाजिरी दे रहे हैं। जबकि वो अपने कायदीन का जो है खिताब सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत चुके। उनकी बरसी के मौके पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती कायम करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का मशवरा दिया है।
शहीद बेनजीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगामात में कहा कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगी। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करके अवाम को मुआशी मुश्किलात से निजात दिलाएगी। साबिक सदर ने कहा कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। सेनेटर शरीर रहमान और सलीम मांडवीवाला ने कहा कि शहीद बीबी का नज़रिया और फलसफा आज भी जिंदा है। उन्होंने जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तारीखी जिद्दोजहद की। खतरात के बावजूद अवाम के हुकूक के लिए खड़ी रही। बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर सिंध भर में आज आम तातील है। गढ़ी खुदाबख्श में बरसी के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। रावलपिंडी के लियाकत पाक के करीब साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 14 बरस बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को सियासी जलसे में शिरकत के बाद जा रही थी जब दहशतगर्दों ने उन्हें निशाना बनाया। देखिए खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो तवील जिलावतनी के बाद 2007 में वतन वापस आईं। दुबई से कराची पहुंचने पर हजारों अफराद ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। 18 अक्टूबर को सानेहा कारसाज पेश आया, जिसमें मुताद्दिद जियाले जाबहक हुए, ताहम मोहतरमा खुद महफूज रहीं। 2008 के आम इंतखाबात के सिलसिले में 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में सियासी जलसे से खिताब किया। वापसी में गाड़ी में सवार होकर जलसा गाह से निकली थी कि दहशतगर्दी की कार्रवाई में शहीद कर दी गई। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल ने भी मोहतरमा के कत्ल की तहकीकात की, लेकिन अभी तक मुल्जिमान सामने नहीं आ सके। बेनजीर भुट्टो ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की पहली एशियाई सदर मुंतखब होने का एजाज भी हासिल था। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज़, कराची। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके कोट लखपत जेल इनका इंतजार कर रही है, आकर सजा काटेंगे। नवाज शरीफ की सजा खत्म करवाने के लिए लंदन और जाती उमरा में प्लानिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसा सिस्टम लाना चाहती है कि एक वोट पर भी शुबा न हो। सूबे की गवर्नेंस में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। मुल्की इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ की वापसी पे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। बीमारी का बहाना बना के एक शख्स गया और बीमारी ऐसी निकली कि ये बीमारी थी लोगों पे कीचड़ उछालने की। आपने देखा कि ये बात सामने आ गई कि राना शमीम का जो बयान हल्फी है वो मरीज़ जो है अपने सामने बैठ के उसका वो साइन करवा रहे हैं। तो ये कोई वर्ल्ड कप जीत के नहीं आ रहे कि उनको हार पहनाने हैं। कानून में लिखा हुआ है, उनका रास्ता जेल है, कोट लखपत जेल इंतज़ार कर रही है। कानून के मुताबिक वो अपनी सज़ा काटेंगे। बड़ी वाज़ेह बात है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने नून लीग के अरकान को लोकल बॉडी इलेक्शन बिल पर स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी है। असमा बुखारी का कहना है कि नून लीग का पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों का बॉयकॉट जारी है, लेकिन सूबे के मफाद पे लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे अहम इशू पर अरकान को आज स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में जाने की इजाज़त दी गई है। कौमी सलामती के मामलात पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। अफगान सूरत-ए-हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक इजलास में मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे वो उन्होंने अपनी 3 जो बड़ी तकारीर हैं उनमें एक्सप्लेन कर दिया था। उनमें सबसे पहली तकरीर उन्होंने 11 अगस्त 1947 को की थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से की थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो उस वक़्त फ़ौज थी उससे जो ख़िताब किया था, जो उन्होंने पाकिस्तान की जो उस वक़्त फ़ौज थी उससे जो ख़िताब किया था, जो उन्होंने फ़ौज से बात की थी, और फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से बात की थी। ये 3 बड़े ऑर्गन्स के साथ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गुफ्तगू की थी वो बुनियाद है हमारे नए पाकिस्तान जो उन्होंने बनाया था उसको समझने के लिए। और आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस पाकिस्तान को प्रोक्लेम करना चाहते हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो पाकिस्तान है जो उन्होंने सोचा था। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि कायद-ए-आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे।
قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے، اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا، یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ قائد اعظم کا تو جو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے، جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا، وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے ماڈرن، پروگریسو، فارورڈ لکنگ آدمی تھے، اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی۔ تو ان قائدین نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو سیاست تھی ہندوستان کی، اس کو وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک ایکسٹریمزم یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئے گی تو یہاں پہ جو ایک ہندو میجورٹی ہے اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ اور آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دو بھر کر دیا ہے۔ اقلیتوں کا آج نیو یارک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے اس میں ہندوستان میں جو مسیحی منورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ، مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا۔ وہاں پہ لنچ، ہمارے ہاں یہ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا، ایک جو وہاں پہ جان گئی ایک معصوم شہری کی، آپ نے دیکھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ وہ ہندوستان تھا تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کی جو اکابرین ہیں اور مشاہرین ہیں جو 1947 میں 1940 سے 47 تک جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی، ہمیں اس کے وین کی داد دینی چاہیے، علامہ اقبال کے وین کی داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا سال پہلے یہ کنسیو کر لیا تھا کہ جو میجورٹی ہوگی اور بروٹل میجورٹی ہوگی وہ کیا سلوک کرے گی، تو انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ اور ان کا نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بس سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو، جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو جائے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا، تحفظ دینا تھا، لیکن بدقسمتی سے اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے دو ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں۔ ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اسکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہے، جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے، ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی۔ ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں، ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان ہی اس خطے میں وہ روشن امید ہے جو کہ ان انتہاؤں کے درمیان رہ کر ان انتہاؤں سے باہر آ سکتا ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 10 اگست کو دو ان کے امپورٹنٹ سٹیپس تھے، ایک تو 10 اگست کو انہوں نے کہا کہ جو اوتھ ہے اس سے جو ریلیجن کے ہمارے پیرافریزز ہیں وہ نکال لیے جائیں تاکہ جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ بلیو نہیں کرتے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اوتھ کر سکیں، اوتھ لینا چاہیں تو وہ لے سکیں۔ اور پھر 11 اگست 1947 کو انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا جو رائٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آج سے آزاد ہیں اپنے مندر میں جانے کے لیے، اپنے گرجاؤں میں جانے کے لیے، ریاست کا کوئی بزنس نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کے مذہبی اقدار میں، مذہبی امور میں دخل دے۔
اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ریٹروگریسونیس آئی ہے، ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نیچے گیا ہے. اور یہ کیوں گیا؟ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے، کیونکہ جو علم تھا، جو مذہبی علم تھا، ابوالکلام آزاد کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی سے. وہ تو ایک بہت بڑے عالم تھے. تفاسیر، انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی جو سیلیبریٹڈ تفسیر ہے. ان کا جو حدیث کے اوپر جو علم تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، اس کا کوئی میچ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی، اور پھر اس کے بعد دیکھیے جو اس وقت ہمارے JUI جمعیت علماء اسلام کے جو اکابرین تھے، یہ تمام جو لوگ تھے یہ مذہبی حوالوں سے بڑے اکمپلشڈ لوگ تھے، بڑے ان کی جو تھی وہ بڑی قدر سمجھی جاتی تھی اور مذہب کے اوپر ان کا عبور تھا. لیکن ان لوگوں نے پاکستان کی تحریک کی قیادت نہیں کی، کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور سرحد نہیں ہو سکتی ریاست کی. لیکن جو قائد اعظم اور علامہ اقبال تھے انہوں نے ایک پولیٹیکل تھیوری کی بات کی، اور وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے وہ لی، اور اسلام کو پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا، ریلیجسلی انٹرپریٹ نہیں کیا، پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں اور اقلیتیں ہیں، وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ سکیں جہاں پہ انہیں بروٹل جو اکثریت ہے وہ انہیں اپنا نشانہ نہ بنا سکے. یہ لڑائی بہت اہم ہے اور ہمیں بہت ہی اہم ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے کہ ہم یہ لڑائی جیتیں، اور اس لڑائی کے باہر آنے کے بعد ہی پاکستان اور کوئی بھی ملک آگے جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان اب نیچے جانا شروع ہوا ہے. نریندر مودی کی حکومت کے دوران ہندوستان کے تمام، چاہے وہ ان کا اکانومی ہو، چاہے ان کی فورن پالیسی ہو، تمام نیچے جانا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ ایک مذہبی اکثریت کے نام کے اوپر ایک ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ، خود بامبے میں جو سلوک ہو رہا ہے، جو باقی جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح بالکل واضح تھے اپنے پیغام میں. اگر انہیں کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو وہ تو ہماری غلطی ہے، اور قائد اعظم کے اس پیغام کو واپس ریکلیم کرنا، قائد اعظم کے اس خواب کو ریکلیم کرنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے اور سب سے اہم ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ ڈیم کی یہ جو محفل سجائی، اور ہمیں ایک ایسی جو ہے وہ تحریک شروع کرنی ہے کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پیغام ہے، جو پاکستان کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پاکستان کے بارے میں ان کی سمجھ ہے، وہ عام آدمی تک زیادہ آسانی سے پہنچائی جا سکے. بہت شکریہ.